हम आपको यह बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 41 घंटे तक कहां पर लापता थे। इससे बड़ा मजाक असल में कोई हो नहीं सकता कि इस देश का एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अचानक 41 घंटे तक गायब हो जाए और पूरे देश को यह ना पता हो कि यह चीफ मिनिस्टर कहां गया, उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ ना हो और लगातार जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढती रहे। और क्या ईडी अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने ही वाला है? आज आपको यह भी बताएंगे। हेमंत सोरेन 28 जनवरी को दिल्ली में थे और तब से ही उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन लगभग 41 घंटे लापता रहने के बाद आज हेमंत सोरेन अचानक रांची पहुंच गए और रांची पहुंचते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी बुलाया था। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि कल्पना सोरेन ना तो विधायक है, ना नेता है, ना राजनीति से उनका कोई लेना देना है, फिर भी इस बैठक में उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया है। अब ऐसी खबरें हैं कि हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं, जबकि कल्पना सोरेन को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और वो अभी औपचारिक रूप से अपने परिवार की पार्टी में भी शामिल नहीं हुई है। फिर भी वो मुख्यमंत्री की रेस में इस समय सबसे आगे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और सोरेन परिवार की बहू है। सोचिए, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, 30 विधायक और 55 बड़े पदाधिकारी हैं उनकी पार्टी में, लेकिन पार्टी के लाखों नेताओं और कार्यकर्ताओं में से हेमंत सोरेन को किसी पर भी विश्वास नहीं है और हेमंत सोरेन को यह लगता है कि इतने लाखों कार्यकर्ताओं में, यानी पूरे झारखंड में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से ज्यादा मेरिट वाला, ज्यादा परिश्रमी और कोई नहीं है और वो अपने परिवार से बाहर इस समय कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही सवाल किया कि क्या झारखंड के लोगों ने, झारखंड की जनता ने जब हेमंत सोरेन को अपना वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया होगा, तब क्या उन्हें इस बात की भी इजाजत दी होगी कि हेमंत सोरेन जब चाहे अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, यानी अपने परिवार के सदस्य को। इससे भी बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए 41 घंटों तक लापता थे, जिसके बाद झारखंड में बीजेपी ने यह पोस्टर लगवा दिए कि जो व्यक्ति हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी देगा उसे 11,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अब आप सोचिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो अचानक से मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके लिए इस तरह के पोस्टर्स लगवाने पड़े। लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन की कोई खबर नहीं आई और जब ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची तो वहां ईडी की टीम को वहां से 36 लाख रुपए नकद मिले, कुछ दस्तावेज और एक BMW कार मिली। यह कार भी बेनामी है, यानी इसके मालिक हेमंत सोरेन नहीं है, लेकिन यह कार उनके दिल्ली स्थित घर पर खड़ी हुई थी और हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अब ईडी ने इस गाड़ी को अपने पोजीशन में ले लिया है। अब बड़ी बात एक्चुअली ऐसे नेताओं से यह पूछनी चाहिए कि ये जब वोट मांगने के लिए जाते हैं या जब ये अपनी पार्टी बनाते हैं तो गरीबी को मुद्दा बनाकर पार्टी बनाते हैं, क्योंकि और खुद भी बताते हैं कि ये बहुत गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से आए हैं, पिछड़े लोग हैं और यही आदिवासियों का भला कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग का भला कर सकते हैं। अब आज सोचने वाली बात यह है, जो हेमंत सोरेन से पूछनी जानी चाहिए कि 36 लाख रुपए उनके घर में कहां से आया? क्या उनकी तनख्वाह इतनी है कि वो 36 लाख रुपए कैश अपने घर में रख सकें? और ये BMW कार जो आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास है और ये गाड़ी उनके पास कहां से आई, ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते हो। और अभी अभी ये खबर आई है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को एक मेल लिखकर यह बताया है कि उसके अफसर 31 जनवरी को पूछताछ करने के लिए रांची में हेमंत सोरेन के घर पर आ सकते हैं। लेकिन सोचिए, इसे सुनकर ऐसा लगता नहीं कि हेमंत सोरेन ईडी से पूछताछ करने के लिए उसके अधिकारियों को अपने आवास पर बुला रहे हैं। यहां बड़ी बात यह है कि आज जब रांची में हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछा गया कि वो 41 घंटे से कहां थे, तो हेमंत सोरेन ने कहा कि वो लोगों के दिल में थे। आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है?
आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? आज से 20 साल पहले हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी इसी तरह से लापता हुए थे और यह बात उस समय की है जब वो वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार में कोयला मंत्री हुआ करते थे और तब अदालत ने नरसंहार से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए शिबू सोरेन किसी को बिना बताए गायब हो गए थे और आज उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी बिल्कुल वही काम किया है और इसलिए हो सकता है कि ऐसा करने की सलाह उन्हें उनके पिता ने ही दी हो और हो सकता है कि उन्हें कुछ टिप्स भी दिए हों कि जब लापता होना हो तो कैसे लापता हुआ जाता है और कैसे पुलिस को धोखा दिया जाता है, क्योंकि शिबू सोरेन खुद भी ऐसा कर चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं। यहां बड़ी बात यह है कि आज हर कोई ये बात तो कर रहा है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के डर से गायब हो गए थे, लेकिन कोई आपको यह नहीं बता रहा कि हेमंत सोरेन ने किया क्या है और ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों कर सकता है। और हेमंत सोरेन भी शायद यही चाहते हैं कि लोगों को, देश की आम जनता को उन पर लगे आरोपों के बारे में कभी कुछ ना पता चले, पूरा केस क्या है, केस की डिटेल्स क्या है, ये पता ना चले और वो सिर्फ इस पर हो रही राजनीति में ही उलझे रहे और उन्हें, लोगों को यही लगे कि हेमंत सोरेन विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसलिए सरकार और ईडी उन्हें सता रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो तो असल में एक शेर है, वो शेर जो झुकने से इनकार कर रहा है। हेमंत सोरेन एक वीर हैं जो इस देश की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, क्या आप में से किसी को पता है कि हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है, हेमंत सोरेन ने जो घोटाला किया है वो क्या है? और मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जब इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, ईडी से पूछताछ की रिपोर्टिंग होती है, तो कोई ये बताता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। सिर्फ राजनीति होती है, नेताओं के बयान चलते हैं और नेता क्योंकि बयान बहादुर होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में बताते हैं और हर घोटालेबाज नेता जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो यही कहता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो अगला चुनाव जीतने वाला था, क्योंकि मोदी जी उससे डर गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए आज हम आपको इस पूरे मामले का सच बताना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन पर क्या आरोप हैं और ये आरोप कितने गंभीर हैं। आज आपको यह बात पता चलेगी। ईडी फिलहाल मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 घोटालों की जांच कर रहा है, जो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, इनमें से एक जमीन घोटाला है और दूसरा अवैध खनन घोटाला है। और इनमें भी जमीन घोटाले की कहानी ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इस तरह का घोटाला कई बार फिल्मों में देख चुके हैं, इसलिए अब आप इस घोटाले की कहानी ध्यान से सुनिए और देखिए। ईडी के मुताबिक रांची में अलग अलग जगहों पर 3 बड़े प्लॉट्स थे, जमीन के 3 बड़े टुकड़े थे, जिनमें 4.55 एकड़ का एक प्लॉट भारतीय सेना का था। नोट करने वाली बात यहां यह है कि यह जो जमीन है यह भारतीय सेना की थी और आजादी के समय से ही यह जमीन भारतीय सेना के नाम थी। लेकिन आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और झारखंड के कुछ सरकारी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इन जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और सेना और बाकी की जमीनों पर कब्जा करने के बाद उन्हें फर्जी तरीके से पहले खरीदा और खरीदने के बाद फिर इन जमीनों को औने पौने दामों पर आगे बाजार में बेच दिया, जिसमें भारतीय सेना की 40 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा सिर्फ 7 करोड़ रुपए में हो गया। भारतीय सेना की 40 करोड़ की जमीन को हेमंत सोरेन साहब ने 7 करोड़ रुपए में बाजार में बेच दिया और आरोप है कि बाद में इस पैसे से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और घोटाले के इस पैसे से बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। इनमें भी सेना की जो जमीन थी उसकी बैक डेट में लैंड डीड्स तैयार करके उसे पहले फर्जी तरीके से खरीदा गया, बाद में उस जमीन को बेचकर एक ऐसा घोटाला हुआ जिसकी कल्पना भारतीय सेना ने भी नहीं की थी और इस देश में भारतीय सेना ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सेना के साथ
इतनी बड़ी धोखेबाजी कर सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस घोटाले में भारतीय सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया, उसी घोटाले की जांच जब ईडी द्वारा शुरू की गई तो हेमंत सोरेन इसे लोकतंत्र की हत्या बताने लगे। कहने लगे कि इसके पीछे राजनीतिक द्वेष की भावना है, मोदी जी उनसे डरते हैं, चुनाव में मोदी हारने वाले हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि चीन जैसे देशों में भी अगर सेना की जमीन को लेकर कोई घोटाला होता है तो इसे इन देशों में देशद्रोह के समान माना जाता है। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा हो रहा है और इस मामले में जांच करने के लिए ईडी की ही आलोचना हो रही है और विपक्ष के नेता उल्टा ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। जमीन घोटाले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन से जुड़े एक घोटाले में भी जांच हो रही है और यह घोटाला झारखंड के एक आम आदमी की शिकायत पर देश के सामने आया और इससे आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। अब आप सोचिए। तो ये बहुत दिलचस्प किस्सा है और मुझे यकीन है कि यह किस्सा सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को आम आदमी ही समझते हैं, आम आदमी होने की वजह से अपने आप को छोटा समझते हैं, अपनी ताकत को कम करके आंकते हैं, आज आपको प्रेरणा मिलेगी। ये जो दूसरा घोटाला है ये 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ शुरुआत में एक बहुत ही मामूली सी शिकायत दर्ज हुई थी। उस समय झारखंड के गांव में रहने वाले विजय नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में यह शिकायत की कि उनके क्षेत्र में पहाड़ों पर अवैध खनन हो रहा है और उसकी वजह से गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं, इसलिए इस अवैध खनन को रोका जाए क्योंकि मकान टूटने लगे हैं। इस शिकायत पर घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों और वहां खनन माफिया को यही लगा कि एक आम आदमी की शिकायत से उनका क्या बिगड़ेगा, क्योंकि पूरे विभाग में हर जगह सेटिंग की हुई थी, सारे बड़े अधिकारी पुलिस बिके हुए थे, इसलिए उस छोटी सी शिकायत पर कोई एक्शन हुआ ही नहीं। और यही सोचते हुए इन तमाम लोगों ने इस गरीब आदमी को और उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन बाद में जब ईडी ने जमीन घोटाले के इस एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक करीबी पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापा मारा तो ईडी को इस शिकायत के बारे में पता चला और जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो यह बात सामने आई कि झारखंड में अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हो सकते हैं। यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे बीजेपी नहीं बल्कि उसके पीछे झारखंड में रहने वाले एक आम आदमी की ताकत है, जिसकी वजह से 1000 करोड़ रुपए का यह घोटाला देश के सामने आ गया और अब उसकी जांच हो रही है। और हेमंत सोरेन पूरे देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बहुत ईमानदार हैं, वो एक बहादुर शेर हैं जो झुकने के लिए तैयार नहीं है और ये सरकार उनसे डरती है, केंद्र सरकार, इसलिए उन्हें परेशान कर रही है। और वो एक जननायक है, एक ऐसा गरीबों का जननायक, आदिवासियों का एक ऐसा जननायक जो BMW की X7 गाड़ी में घूमता है, जो प्राइवेट प्लेन में चलता है, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया है, एक ऐसा जननायक जिसके घर से कैश निकलता है। हालांकि यहां एक विरोधाभास यह भी है कि हमारे देश में अगर कोई आम नागरिक अदालत और पुलिस के नोटिस पर पेश न हो तो उस आम आदमी की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, पुलिस उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इन्हीं आम लोगों के वोट से जो नेता मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाते हैं वो इन नोटिस और सम्मन का मजाक बनाकर रख देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कल्पना कीजिए आप भी थोड़ी देर के लिए, अगर आपके पास पुलिस का कोई नोटिस या सम्मन आ जाए, आपके पास इनकम टैक्स का कोई सम्मन आ जाए, आपके पास ईडी का कोई सम्मन आ जाए, तो एक आम आदमी को तो डर के मारे रात में नींद नहीं आएगी और आपकी तो शायद हिम्मत भी नहीं होगी कि आप ईडी को चिट्ठी लिखकर यह कह सकें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, आप बाद में आना। क्या आप कह सकते हैं ये बात कि आज मैं बहुत बिजी हूं, मैं आज ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा? और एक के बाद एक आप लगातार हर नोटिस पर ईडी को यही जवाब देते जाएं। क्या है आपके अंदर इतनी हिम्मत? इस देश में किसी आम उद्योगपति के अंदर, किसी बिजनेसमैन में, किसी आम आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है जो ईडी के सामने पेश होने से मना कर दे, जो किसी भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से मना कर दे, ये कहते हुए कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारे देश की ईडी से भी आज हमारा यह सवाल है कि इन जैसे लोगों को
हमारे देश की जो ईडी है और जांच एजेंसी हैं, इतना समय क्यों देती हैं? क्या इतना ही समय हमारे देश के किसी आम आदमी को भी मिलेगा? उदाहरण के लिए इसी मामले में ईडी ने अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 के बीच, सोचिए कुछ महीनों के अंदर अंदर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कुल मिलाकर 7 बार सम्मन भेजे। 7 बार, 7 टाइम्स। लेकिन हेमंत सोरेन हर बार एक नया बहाना बनाकर कह देते थे कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। और 7 सम्मन के बाद जब इसी महीने की 20 तारीख को वो ईडी से पूछताछ के लिए तैयार हुए भी, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि ईडी को उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पर आना पड़ेगा और कितने बजे आना पड़ेगा ये भी हेमंत सोरेन बताएंगे। अपने अपॉइंटमेंट में से, अपने शेड्यूल में से समय निकालकर अपॉइंटमेंट देंगे और फिर ईडी के लोग आएंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या इस देश में कोई आम आदमी ईडी के साथ, इनकम टैक्स के साथ, पुलिस के साथ, सीबीआई के साथ ये कह सकता है कि मैं बताऊंगा कि मुझसे कहां पूछताछ होगी और समय भी मैं ही बताऊंगा? और इसी के बाद 20 जनवरी को ईडी के कुछ अधिकारी रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए आए। लेकिन सोचिए, क्या लोकतंत्र के नाम पर यह सुविधा हमारे देश के आम लोगों को भी मिलेगी? और क्या कोई आम आदमी कभी पुलिस से कह सकता है कि वो पूछताछ का समय और पूछताछ की जगह खुद तय करेगा, पुलिस तय नहीं करेगी? इस देश के आम लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आम लोगों के वोटों से जो नेता मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं, वो ऐसा जरूर कर सकते हैं, हर बार कर सकते हैं। और यहां बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है। हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल 4 बार, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 2 बार, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव 2 बार और उनके पिता लालू यादव 1 बार ईडी के सम्मन का उल्लंघन करके पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर चुके हैं।